नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पवन प्रशांत की पुस्तक महामाते अजंता अदिति के साथ एपिसोड 9। ये सब अभी कुछ ही दूरी तक चले होंगे कि उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर के द्वार पर एक वृद्ध दंपत्ति अपनी गाय के पास बैठे हुए थे और रस्सी बना रहे थे। अपने घर की ओर 2 अश्वों के साथ 2 नवयुवकों को आते देख वो दोनों आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे। घर के बिल्कुल समीप आने पर उर्वशी ने वृद्ध पुरुष से कहा, दादाजी, ये लोग अत्यधिक दूरस्थ स्थान से आए हैं, हमारे अतिथि हैं। उर्वशी की बात सुनकर वृद्ध पुरुष ने हाथ जोड़कर राजकुमार अजय और अजंता को प्रणाम किया। अजय और अजंता दोनों ने उनके प्रणाम को स्वीकार किया, परंतु अजय की दृष्टि केवल रत्ना को ढूंढ रही थी। वो शायद अंदर थी, क्योंकि जिस गगरी में वो नदी से जल भरकर लाई थी वो वहीं घर के द्वार पर रखी थी। वृद्ध ने तुरंत चारपाई पर एक साधारण वस्त्र बिछाया और विनम्रता पूर्वक दोनों से बैठने के लिए आग्रह किया। उर्वशी अंदर चली गई और अंदर जाकर शायद उसने रत्ना को अजय और अजंता के बारे में बता दिया। तभी तो अगले ही क्षण रत्ना अत्यधिक प्रसन्न होते हुए अंदर से बाहर आ गई और द्वार पर खड़ी होकर अजय को देखने लगी, मुस्कुराते हुए। अजय की दृष्टि जब पुनः रत्ना पर पड़ी तो उनके होंठों पर पूर्व से भी अधिक गहरी मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई। फिर वृद्ध पुरुष ने दोनों युवकों को जल पिलाने के लिए उसी गगरी से 2 पात्र भरकर दिए। दोनों मित्रों ने विनम्रता से जल ग्रहण किया। राजकुमार अजय ने देखा कि समीप ही रस्सी बटने और टोकरी बनाने की सामग्री रखी हुई थी। एक गाय भी बंधी हुई थी। इसी मध्य वृद्ध पुरुष के कांपते हुए तन को देखकर राजकुमार अजय ने पूछा, दादाजी, आप इतना परिश्रम क्यों करते हैं? आपका पुत्र के बारे में पूछने पर वृद्ध पुरुष अर्थात रत्ना के दादाजी चुप हो गए। उनकी आंखों में असीमित पीड़ा उभर आई, जो राजकुमार अजय को स्पष्ट रूप से दिखने लगी, और अगले ही क्षण समीप ही बैठी वृद्धा की आंखों से आंसू छलक आए। रत्ना और उर्वशी भी चुप हो गए। ये देखकर अजय और अजंता भी अत्यधिक आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उर्वशी कुछ कहने को हुई कि इससे पहले ही दादाजी ने दुखी मन से कहा, हमारा पुत्र अब नहीं रहा। ये सुनकर राजकुमार अजय को भी अत्यधिक दुख पहुंचा और उन्होंने इसी दुख के साथ कहा, क्षमा करें दादाजी। ये कहते हुए उन्होंने पुनः पूछा, क्या हुआ था आपके पुत्र के साथ? राजकुमार अजय के पूछने पर वृद्ध पुरुष ने उत्तर देते हुए कहा, वो हमारे पालनहार अशोका साम्राज्य के सम्राट परम कीर्ति की सेना में सैनिक था। बहुत वर्षों पहले सुमेह के राजा सुदत्त और एक विदेशी आक्रांता एरिक से हुए युद्ध में बलिदान हो गया। ये कहते हुए दादाजी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ये सुनते ही राजकुमार अजय और अजंता पुनः एक दूसरे की ओर देखने लगी, क्योंकि उस युद्ध के पश्चात ही तो उसके पिता और आक्रांता एरिक की पुत्री डायना का विवाह हुआ था, जिसके बाद अजय का जन्म हुआ। युवा पुत्र को खोने की पीड़ा केवल माता पिता ही समझ सकते हैं। इस अत्यंत पीड़ादायक घटना के बारे में जानकर राजकुमार अजय ने दादाजी को सांत्वना दी और कहा, हम लोग अशोका साम्राज्य के सम्राट परम कीर्ति के अत्यधिक घनिष्ठ हैं। अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। जब लौटकर राजमहल में जाएंगे तब सम्राट को आपके बारे में अवगत कराकर आपके जीवन को सरल बनाने के लिए अवश्य ही प्रयास करेंगे। राजकुमार अजय की सांत्वना पाकर वृद्ध दंपत्ति की थोड़ी सी पीड़ा कम हुई और उन्होंने दोनों युवाओं के समक्ष फिर से हाथ जोड़ लिए। ये देखकर राजकुमार अजय ने कहा, अरे, आप हमारे दादाजी के समतुल्य हैं। आप बार बार हमें प्रणाम मत करिए। ये कहकर अजय रत्ना की ओर देखने लगे और अजंता उर्वशी की ओर। अजय और रत्ना एवं अजंता और उर्वशी के मध्य प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। भले ही इस प्रेम को आरंभ हुए अभी कुछ क्षण ही हुए थे, परंतु ये प्रेम अस्थायी रहने वाला था, क्योंकि ये निस्वार्थ प्रेम था, पद प्रतिष्ठा के मोह से कोसों दूर। फिर उनमें आपस में बहुत सारी बातें हुई। रत्ना अजय को और उर्वशी अजंता को आसपास की भूमि घुमाने लगी। बहुत सुंदर स्थान था ये। नदी के किनारे झरना,
हरियाली ओढ़े पर्वत, जीव जंतुओं में मृग, शशक और कई रंगों के मोर देखकर अजय का हृदय अति प्रसन्न हो गया। रत्ना और उर्वशी उसी प्रकार सखी थी जैसे अजय और अजंता मित्र थे। चारों आपस में अत्यधिक घुल मिल गए। फिर भोजन का समय हुआ। उर्वशी और रत्ना ने अत्यधिक प्रेम से भोजन तैयार किया और अजय एवं अजंता को ग्रहण कराया। भोजन करने के पश्चात अजय और अजंता अपनी यात्रा पर आगे जाने के लिए अपने अपने अश्वों की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि भ्रमण करने हेतु दोनों के लिए अभी साम्राज्य का बहुत बड़ा भाग शेष था। उनको जाता हुआ देख उनके पीछे उन्हें रत्ना और उर्वशी दुखी मन से देखने लगी। ये देखकर अजंता और अजय भी उन्हें देखने लगे। दुख का कारण उनके भीतर उमड़ा प्रेम था। फिर अजय और अजंता दोनों के समीप आए। समीप आकर राजकुमार अजय ने रत्ना से कहा, जब हम इसी मार्ग से वापस आएंगे तब हम आप दोनों को आपकी सहमति से अपना जीवन साथी बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनते ही रत्ना और उर्वशी अत्यधिक प्रसन्न हुई। रत्ना ने लजाते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। रत्ना की सहमति जानकर राजकुमार अजय भी अत्यधिक प्रसन्न हुए। इसी बीच उर्वशी ने भी आगे बढ़कर अजंता से कहा, मैं भी सहमत हूँ, परंतु मुझे तुमसे एक सत्य कहना है। ये सुनकर अजंता ने कहा, निसंदेह कहो। उर्वशी ने कहा, मैं जेरोम राज्य की राजकुमारी हूँ। ये शब्द सुनते ही अजंता आश्चर्यचकित होकर उर्वशी को देखता रह गया। उसको गहरा आघात पहुंचा, जैसे उसका कोई सुंदर स्वप्न टूट गया हो। उसके मुख से कोई शब्द न निकला। वो निशब्द होकर सोचने लगा कि जब राजकुमारी उर्वशी को उसकी वास्तविकता ज्ञात होगी तो वो एक राजकुमारी होते हुए एक अति साधारण चरवाहे के साथ विवाह क्यों करना चाहेगी। इसलिए अजंता ने भी सच बताना उचित समझा। उसने उर्वशी से निराशा भरे शब्दों में कहा, तो फिर हमारा मिलन नहीं हो सकता। ये सुनते ही उर्वशी आश्चर्य से भर उठी। उसने अति शीघ्र अजंता से प्रश्न करते हुए पूछा, क्यों, हमारे मिलन में क्या कठिनाई है? राजकुमारी उर्वशी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अजंता ने कहा, क्योंकि मैं एक साधारण चरवाहे का पुत्र हूँ और मेरा बहुत छोटा सा घर है। अजंता की बात सुनकर उर्वशी तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुई, बल्कि उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर अजय और अजंता ने समझा कि शायद वो पहले से ही उन दोनों की वास्तविकता जानती थी और शायद कुछ ऐसा ही था। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने प्रथम बार अपना नाम बताया और तुम्हारा राजसी अश्व देखकर ही मैं समझ गई थी, क्योंकि अशोका साम्राज्य में केवल एक ही अजंता है, महायोद्धा अजंता। और उसके पश्चात जब मैंने तुम्हारे मित्र अजय को देखा तो निश्चित हो गई कि आप दोनों साधारण पुरुष नहीं हो। ये सुनते ही अजंता और राजकुमार अजय घोर आश्चर्य से पुनः एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगले ही क्षण राजकुमार अजय रत्ना की ओर देखने लगे। रत्ना अजय को देख रही थी। शायद उसके मन में भी अजय के प्रति संदेह था, परंतु उर्वशी ने रत्ना के संदेह को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वास्तव में ये उसका दायित्व नहीं था। उसने तो केवल अजंता से अपनी बात कहते हुए कहा, ये पूर्णतः रहने दीजिए। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और कैसे रहते हो? ये ज्ञात करने के पश्चात अगर प्रेम हुआ तो वो प्रेम नहीं है। मुझे तो तुमसे प्रेम हुआ है, तुम्हारे स्वभाव से हुआ है, तुम्हारे विचारों से हुआ है। रही घर की बात, तो जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी, और जैसा तुम भोजन करोगे वैसा ही मुझे चाहिए। और मुझे इतना विश्वास है कि तुम मुझे भोजन में विष तो नहीं दोगे। भोजन में विष देने की बात सुनकर अजंता ने अत्यधिक आश्चर्य से अतिशीघ्र कहा, अरे ये आप क्या कह रही हैं? कृपया करके ऐसी अशुभ बातें मत करिए। अजंता के शब्द सुनकर उर्वशी ने कहा, अशुभ बातें करना आरंभ तो आपने किया। मैंने तो केवल आपको अपनी वास्तविकता बताई थी कि मैं राजकुमारी हूँ, और ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वास्तविक प्रेम में कुछ भी छिपाया नहीं जाता। उर्वशी की बात सुनकर अजंता अत्यधिक प्रभावित हुआ, साथ में राजकुमार अजय भी। अब अजंता को स्वयं के अपराधी होने जैसा बोध होने लगा, इसलिए उसने कहा, मुझे क्षमा करे उर्वशी जी, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि उसकी संतान जहाँ रहे सुखमय रहे, पीड़ा उसके समीप भी न पहुंचे। परंतु आप तो राजकुमारी हैं, तो क्या आपके पिता और माँ हमारे संबंध को स्वीकार कर सकेंगे?
स्वीकार करने संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए उर्वशी ने कहा, जब राजा महाराजा युद्ध एवं जुए में जीती हुई स्त्रियां स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपके और मेरे मध्य तो प्रेम हुआ है। और रही बात सुख और पीड़ा की, तो मैं ये नहीं समझती, मैं तो केवल प्रेम समझती हूँ और जीती हूँ। यही कारण है कि मैं राजमहल को छोड़कर अपनी प्रिय सखी रत्ना के साथ रहती हूँ, उसकी सहायता करती हूँ। ये कहते हुए वो अजंता की ओर देखती रह गई। अब अजंता भी उसे देखता रह गया। उर्वशी की ओर से निस्संदेह वास्तविक प्रेम था, जिसे अजंता ने भली भांति समझ लिया। वो उर्वशी से अत्यधिक प्रभावित हो गया। इसके पश्चात उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। उर्वशी के ये शब्द सुनकर अजंता का हृदय अति प्रसन्न हो उठा। फिर उसने अजय की ओर देखा। अजय की ओर देखते हुए अब अजंता ने अपने मित्र अजय की वास्तविकता को भी बताना उचित समझा। इसके बाद उसने रत्ना की ओर देखते हुए कहा, जैसे तुम्हारे साथ उर्वशी है, ठीक वैसे ही मेरे साथ अजय है, राजकुमार अजय। ये सुनते ही रत्ना आश्चर्यचकित होकर अजय की ओर देखती रह गई। रत्ना को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पूर्व से ही वास्तविकता के अत्यधिक निकट थी। परंतु एक सत्य ये भी था कि अशोका साम्राज्य विस्तृत था और उसके अधीन कई राज्य थे। उनमें एक राज्य जेरोम भी था, जिसकी राजकुमारी स्वयं उर्वशी थी। इसलिए राजकुमारी उर्वशी और रत्ना दोनों अशोका साम्राज्य के राजकुमार अजय को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। ये देखते ही राजकुमार अजय ने अति शीघ्र उन्हें रोकते हुए कहा, आप दोनों को ये व्यवहार शोभा नहीं देता। फिर उन्होंने रत्ना की ओर देखकर कहा, आपके पिता अशोका साम्राज्य के बहादुर सैनिक थे और उन्होंने इस महान साम्राज्य की रक्षा हेतु कई लड़ाइयां लड़ी और अंत में इसी साम्राज्य के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। परंतु किसी कारणवश ये राजमहल की अत्यधिक विफलता है। एक वीर बलिदानी सैनिक का परिवार आज इस दुर्दशा में है। इस विफलता के लिए मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांगने की बात सुनकर रत्ना ने कहा, ना, आप ऐसा अनर्थ मत करिए राजकुमार। आपके पिता अर्थात हमारे सम्राट हमारे पालनहार हैं और इस भूमि के लिए बलिदान होना गर्व का विषय है। एक बलिदानी सैनिक की पुत्री रत्ना के ये शौर्यपूर्ण शब्द सुनकर राजकुमार अजय अत्यधिक प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने रत्ना के और समीप आकर कहा, मैं इसी मार्ग से वापस आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। राजकुमार अजय के ये शब्द सुनते ही रत्ना के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई एवं अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिनसे उसकी सुंदरता और बढ़ गई। इसके बाद अजंता एवं राजकुमार अजय दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार हो गए, क्योंकि साम्राज्य के व्यवहारिक अध्ययन के लिए राजमहल से वो निकले थे। वो यात्रा अभी अपूर्ण थी। अजंता ने पुनः उर्वशी से कहा, हम दोनों अपने अशोका साम्राज्य के प्रशासन और प्रजा के सुख दुख और उनकी कठिनाइयों को समझने के लिए यात्रा पर निकले हैं। आप दोनों के लिए हम अति शीघ्र लौटेंगे। ये कहकर राजकुमार अजय और अजंता तीव्र गति से आगे की यात्रा पर बढ़ने लगे। रत्ना और उर्वशी उन्हें देखती रह गई एवं इसी क्षण से दोनों की प्रतीक्षा करने लगी। मार्ग में आगे चलते हुए अजंता बहुत देर से मौन था। वो शांत भाव से अत्यधिक विचार कर रहा था। उसको विचाराधीन देखकर राजकुमार अजय ने पूछा, क्या हुआ मित्र, बहुत देर से मौन क्यों हो? अजय के पूछने पर अजंता ने कहा, कुछ नहीं मित्र, मुझे तुम्हारी एक बात स्मरण हो आई। ये सुनकर अजय ने अति शीघ्र पूछा, कौन सी बात? राजकुमार अजय के पूछने पर अजंता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि कोई राजकुमारी मुझसे भी प्रेम कर सकती है। अपने मित्र की बात सुनते ही राजकुमार अजय भी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा, प्रिय मित्र अजंता, तुम विशिष्ट हो और मैं जानता हूँ कि विशिष्ट जनों के साथ सदैव कुछ न कुछ अति विशिष्ट ही होता है। अपने मित्र राजकुमार अजय की बात सुनकर अब अजंता भी उन्हें देखते हुए मुस्कुराने लगा। फिर राजकुमार अजय ने कुछ क्षण सोच विचार कर पुनः कहा, परंतु मित्र, तुम्हारी एक बात से मैं अत्यधिक पीड़ित हो जाता हूँ। ये सुनते ही अजंता के चेहरे से मुस्कुराहट अकस्मात विलुप्त हो गई। उसने अपना अश्व रोका और अजय से अतिशीघ्र पूछा, ये क्या कह रहे हो मित्र, तुम मेरी किस बात पर पीड़ित हो जाते हो? फिर अजय ने भी अपना अश्व रोकते हुए कहा,
जब तुम मुझे ये आभास कराते हो कि मैं एक राजकुमार हूँ और तुम एक साधारण चरवाहा के पुत्र। अजय के ये शब्द सुनते ही अजंता को भी अपने मित्र की पीड़ा समझ आ गई। वो भी समझ गया कि मित्रता में इस प्रकार की बातें वास्तव में शोभा नहीं देती, और जब मित्र अजय जैसा हो तब तो कदापि नहीं। मेरे इस प्रकार के शब्द अवश्य ही अजय को पीड़ित करते होंगे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र अजय से कहा, मुझे क्षमा करें मित्र, अब हमारे मध्य जीवन में कभी भी इस प्रकार के क्षण नहीं आएंगे। मित्र की क्षमा याचना सुनकर राजकुमार अजय मुस्कुराने लगे। फिर अगले ही क्षण अजंता ने कहा, परंतु मित्र, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में एकमात्र इच्छा अवश्य है। ये सुनकर राजकुमार अजय ने अतिशीघ्र पूछा, क्या? राजकुमार अजय के पूछने पर अजंता ने कहा, मित्र, जब तुम अशोका साम्राज्य के राज सिंहासन पर आसीन होगे तब मैं तुम्हें विश्व विजेता के रूप में देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही राजकुमार अजय मुस्कुराने लगे। उनको देखकर अजंता भी मुस्कुराने लगे। फिर राजकुमार अजय ने कहा, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं विश्व विजेता तो बन ही चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे जिस प्रकार का विश्व विजेता बनाने की इच्छा रखते हो तो वो भी बनने का प्रयास करूंगा। ये कहते हुए राजकुमार अजय हंसने लगे। उनको हंसता हुआ देखकर अजंता भी हंसने लगे। इसी हंसने और मुस्कुराने के मध्य दोनों मित्रों की यात्रा पुनः आरंभ हो गई। साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं पर ध्यान देते हुए दोनों मित्र आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए साम्राज्य में कई प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्यों से भेंट हुई। कई ऐसे जो सम्राट से प्रसन्न थे और कई जो सम्राट से प्रसन्न नहीं थे। राजकुमार अजय सभी प्रकार के सामान्य एवं विशिष्ट जनों की बातों को सुनते और समझने का प्रयास करते। प्रजा की आशाओं, निराशाओं एवं महत्वाकांक्षाओं को जानने का प्रयास करते। राजकुमार अजय साम्राज्य के प्रत्येक पक्ष को एक पत्र पर लिख रहे थे ताकि राजमहल लौटकर अपने पिता सम्राट को इन समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। विशाल सीमा वाले अशोका साम्राज्य के भ्रमण पर राजकुमार अजय और अजंता को कभी बारिश, कभी आंधी और कभी दुर्गम मार्गों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं दुर्गम मार्गों में से एक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक दिन दोनों मित्रों के सामने एक विकट संकट आ खड़ा हुआ। ऐसा संकट जिसके बारे में राजकुमार अजय और अजंता ने कभी सोचा भी नहीं था कि महान कहे जाने वाले उनके अशोका साम्राज्य में इस प्रकार का भी घोर संकट पल रहा है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।